नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उसके अंदर सामान्य विज्ञान के जो PYQ जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। और ये दिशा की जो 2020 बुक आती है उसमें ये PYQ क्वेश्चन दे रखे हैं जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं, और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते हुए चलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं आपका बगैर समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है, अपना पहला टॉपिक रहेगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? रसोई गैस का बनना, दूध का फट जाना, जल में चीनी का घुलना और भोजन का पाचन। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल में चीनी का घुलना। ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी आपके रासायनिक परिवर्तन है कौन कौन से? रसोई गैस का बनना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फटना भी रासायनिक परिवर्तन है, और भोजन का पाचन है ये भी रासायनिक परिवर्तन। बता दूं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखो कौन कौन से हैं। रंग में परिवर्तन होना, यानी कि ये हमेशा नहीं होता लेकिन विशेषतः रासायनिक परिवर्तन में रंग का परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन होना विशेषता होता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि रासायनिक परिवर्तन में, यानी कि हमेशा ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि रंग में परिवर्तन हो, लेकिन तकरीबन रंग में परिवर्तन हो जाता है पदार्थ में। कोयले या ईंधन या लकड़ी का जलना, जहाँ जलना आ जाए वहाँ रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी का पकना ये भी वही रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती व अगरबत्ती का जलना, जहाँ जलना आ जाए वहाँ रासायनिक परिवर्तन है। आटे की रोटियां बनाना ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फिर देखो आगे देखते हैं, ध्वनि का उत्पन्न होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन क्रिया तथा किसी गैस का बनना ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन या स्राव का निर्माण ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो किण्वन द्वारा स्राव का निर्माण करना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का विस्फोट होना रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों का खाद बनना ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फिर देखो, शरीर में खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और काटने के पश्चात सेव का भूरे रंग में बदलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। द्रवित पेट्रोलियम पदार्थ का दहन ये क्या हो जाएगा आपका? रासायनिक परिवर्तन। एक बार फिर से देख लो, भौतिक परिवर्तन फिर से दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से भौतिक परिवर्तन होते हैं। फिर से देखो, कागज लकड़ी के टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है। शक्कर या चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। लोहे, सोने, लोहे, कांच, मोम आदि का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबक में बदलना भौतिक परिवर्तन है। स्प्रिंग की आकृति में बदलाव होना ये भी भौतिक परिवर्तन है। स्प्रिंग की आकृति में बदलाव भौतिक परिवर्तन है। चाक के छोटे टुकड़े का चूर्ण बनाना भौतिक परिवर्तन है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट करके उसका पतला पत्थर बनाना ये भी भौतिक परिवर्तन है। पानी का अवस्था परिवर्तन, जैसे जल से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से वाष्प और वाष्प से फिर पानी में बदलना भौतिक परिवर्तन है। और फिर क्या है? गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना ये भी क्या हो जाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, और ये आया आपकी यानी कि CET एग्ज़ाम और RAS प्री एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हमें पूछा गया है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना भौतिक परिवर्तन है। सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, जहाँ पकाना आ जाए वहाँ रासायनिक परिवर्तन होगा, तो ये ही अपना आंसर हो जाएगा। सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो हमें पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है?
सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही हमें बताना है। उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो ये तो गलत हो गया। भौतिक गुण जैसे आकृति, आकार, आमाप, रंग अथवा अवस्था नहीं बदलते। एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। देखो, भौतिक गुण, आकृति, आकार, रंग अथवा अवस्था नहीं बदलते, बदल जाते हैं। जैसे लकड़ी के टुकड़े करेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े आकृति में बदलाव हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, पदार्थ बिल्कुल नहीं बदलते हैं, यानी कि नहीं बनते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा, पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अंगूरों का किण्वन, भोजन का पाचन, हिमशैल का पिघलना यानी बर्फ का पिघलना, फलों का पकना। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यानी बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी अंगूरों का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, और फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन हिमशैल, आइस, बर्फ का पिघलना ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन है। और हमें पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है। चाक धूल के चाक का टुकड़ा बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। धातुकार आरी के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसकी नोक का रंग बदलना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। पारक में लोहे के दरवाजे पर भूरे रंग की परत बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। यानी लोहे पर जंग लगना या लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। तो पारक में लोहे के दरवाजे पर भूरे रंग की परत का बनना। अगला देखो, क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है और ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत है क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सत्य है। जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी सत्य है। तो यानी बी सी डी अपने सही हो जाएंगे। तो बी सी डी, केवल बी सी डी अपने सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी अपना राइट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, तो ये तो नहीं है। क्रिस्टलीकरण ये भौतिक परिवर्तन है, तो जो अपना आंसर है वो हो जाएगा क्रिस्टलीकरण, ये भौतिक परिवर्तन है। पटाखे जलना, मैंने बताया था कि जलना जहाँ जाए वहाँ रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो हमें पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है, क्रिस्टलीकरण। कौन सा है, क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन क्रिस्टलीकरण ये आ जाए तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये सही और गलत आपको एग्ज़ाम में देख लेना है, क्योंकि कई बार प्रश्न आता हुआ भी अपन गलत करके आ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं, तो स्थिर तो रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं, तो ये गलत है। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है कि जो रासायनिक परिवर्तन है वो गैर उत्क्रमणीय यानी अनुत्क्रमणीय होते हैं और स्थिर होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय
और अस्थिर होते हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थिर होता है और रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो स्थिर होते हैं। चौथा देखो, रासायनिक परिवर्तन गैर अनुत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, तो अस्थिर नहीं होते, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो बी और सी जो कथन है वो अपने सत्य हो जाएंगे। तो आंसर यानी कि दूसरा अपना राइट हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है, तो ये तो नहीं है। जंग लगना लोहे पर, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। चांदी का काला होना रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना, ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। हमें यही पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, दिए गए सभी विकल्प। तो ऑप्शन राइट अपना हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। कागज का फटना, पेड़ को काटना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का बर्फ बनना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है, यानी कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ में बदलना और बर्फ का जल में बदलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, इनमें से कोई नहीं। कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होना यानी दूध का दही में परिवर्तन होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया गया है। तो कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी जलाना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये अपना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती जब जलती है तो इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, यानी मोमबत्ती जब पिघलती है तो भौतिक परिवर्तन और जब जलती है तो रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ये पूछा गया है कि यानी कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। लोहे में जंग लगना, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियन रिबन का दहन यानी जलना, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है भाई, तो ये तो अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और हमें पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो मोम का पिघलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियन रिबन का जलना या दहन और मोमबत्ती का जलना, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ आता मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन हो जाता, और मोम का पिघलना, तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन 4 राइट आंसर, जो कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह सभी। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? वायु में मैग्नीशियम यानी कि Mg के तार का जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड की को चूने के पानी से गुजारना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो यानी गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। बाकी रासायनिक परिवर्तन है। वायु में मैग्नीशियम यानी Mg के तार का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन गर्म करने पर प्लेटिनम तार का जलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा।
नेक्स्ट, काटने के पश्चात सेव का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। तो यानी कि काटने के बाद जब सेव का रंग ही परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बीकर में जल उबालना, केला छीलना, एल्यूमीनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, दूध से दही जमना। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बीकर में जल उबालना ये तो भौतिक परिवर्तन है, केला छीलना भी भौतिक परिवर्तन है, एल्यूमीनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना ये भी भौतिक परिवर्तन है, लेकिन दूध से दही का जमना ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं है, आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना, घनत्व में परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है, आकृति में परिवर्तन होता है, जैसे लकड़ी को काटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो आकृति में परिवर्तन हो गया, रंग में भी परिवर्तन होता है, घनत्व में भी परिवर्तन होता है, लेकिन नया पदार्थ कभी नहीं बनता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, जल का नमक में विलय होना भौतिक परिवर्तन है, जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है, बर्फ़ के गलनांक पर जल का बनना ये भी क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन यानी जलना जहाँ आ जाए वहाँ रासायनिक परिवर्तन है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है, बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण भी भौतिक परिवर्तन है, पानी का उबलना भी भौतिक परिवर्तन है, लेकिन लकड़ी का जलना ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना, भोजन का पाचन। यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये हमें पूछा गया है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फटना यानी दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन पानी का जमना ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। इस पुस्तक जो ये दिशा 2020 की जो बुक है इससे बाहर शायद क्वेश्चन नहीं आएगा 4th ग्रेड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ ये आता कि मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन हो जाता, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन चीनी का पानी में घुलना ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, जंग के लिए सही कथन है, यह फेरिक ऑक्साइड है, तो अपना आंसर पहला ही राइट हो जाएगा, यह फेरिक ऑक्साइड है, यह अधातुओं में लगता है, यह जलीय अपघटन का उदाहरण है, कोई नहीं। जंग के लिए सही कथन है, यह फेरिक ऑक्साइड है, यह फेरिक ऑक्साइड है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है या घटता है, तो भार बढ़ेगा हमेशा। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लोहे में जंग लगने से बना जो पदार्थ है वो फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है, और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि जंग के लिए सही कथन है, तो जंग के लिए यह फेरिक ऑक्साइड है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगता है, हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है, हवा तथा पानी
दोनों की उपस्थिति में लोहे पर क्या लगता है? जंग लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया है भाई। लोहे पर जंग लगेगा, धातु पर जंग लगेगा तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? क्रिस्टलीकरण, अवसादन, गैल्वेनीकरण, कोई नहीं। कौन सी जंग रोधक की एक विधि है? तो गैल्वेनीकरण, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इससे जंग हटाया जाता है गैल्वेनीकरण से। व्याख्या देख लेते हैं। गैल्वेनीकरण या इसे इसका दूसरा नाम क्या है? यशद लेपन। गैल्वेनीकरण बोल दो या यशद लेपन बोल दो, एक ही नाम है। एक धातु कार्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इससे इन धातुओं का क्षरण यानी विशेषतः जंग लगना रुक जाता है। तो गैल्वेनीकरण द्वारा और यशद लेपन द्वारा जंग को हटाया जाता है, इसका लेपन कर दिया जाता है धातु पर। नेक्स्ट यशद लेपन की प्रक्रिया में लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यशद लेपन की प्रक्रिया में लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। जब लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है वो यशद लेपन उसको कहा जाता है या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? कण का विन्यास, घनत्व, आकार, द्रव्यमान। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। व्याख्या भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार एवं परिमाप में ही परिवर्तन होता है। फिर से देखो, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रंग, रूप, आकार और परिमाप में ही परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण मूल पदार्थ से अलग हो जाता है लेकिन कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उत्तर इसका द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, आयोडीन का उदातीकरण, एल्कोहल का वाष्पीभवन और प्लेटिनम तार की उष्णता। हमें पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो पारदिक ऑक्साइड की उष्णता यानी आयोडीन नमक का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है। एल्कोहल यानी शराब का वाष्पीकरण में बदलना भौतिक परिवर्तन है। और प्लेटिनम तार का चमकना ये भी भौतिक परिवर्तन है। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया गया है। पारदिक ऑक्साइड की उष्णता ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट रासायनिक रूप से जंग होती है। रासायनिक रूप से जंग होती है। क्वेश्चन पूछा गया है रासायनिक रूप से जंग क्या होती है? आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, धूल का मिश्रण। तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। व्याख्या देख लेते हैं। लोहा नम हवा की उपस्थिति में क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो इसका उत्तर आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया था। तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, सर्वप्रथम तांबा मिला था, यानी कि सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। यह एक संक्रमण तत्व है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? सोना, चांदी, सोडियम, तांबा।
तो प्रकृति में सहज रूप से जो पाया जाने वाला पदार्थ है वो सोना है, इसे यानी धातु बोलते हैं। व्याख्या: सोना श्रवण मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका अयस्क कालवेनाइट तथा सिल्वेनाइट है, यानी कि जो सोना होता है उसका अयस्क क्या होता है, कालवेनाइट और सिल्वेनाइट। जबकि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, कार्योलाइट, डायस्पोर, सीसा का गेलना, सिरूसाइट, एंगलेसाइट, मेडलोकाइट और लोहा का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट होता है और सिडेराइट होता है। फिर से देखो भाई, जो सोना है उसका अयस्क होता है कालवेनाइट और सिल्वेनाइट। एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट, और जो सीसा होता है इसका गेलेना और सिरूसाइट, और जो लोहा होता है इसका मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रमुख अयस्क होते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में धातु पाई जाती है वो सोना है, जो सहज रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट, मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। मोती मुख्य रूप से बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। जो मोती होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। व्याख्या: मोती एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम ऊतकों वाले जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। मोती होता है वो कठोर पदार्थ होता है जो मुलायम ऊतकों वाले जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। रासायनिक रूप से मोती सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है जो जीवों द्वारा सेकेंडरी स्तरों में निक्षेप यानी डिपॉजिट करके बनाया जाता है। ये आपकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो है, लोहा किसके उदारित किया जाता है? आर्जेटाइट, आर्जनेटाइट, हेमेटाइट, सिंगरप और मेलाकाइट। लोहा किसके उदारित किया जाता है? तो हेमाटाइट यानी हेमेटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है, 18 कैरेट सोने में होता है। तो जो 18 जो कैरेट होता है उस सोने में कितना सोने का अंश होता है? तो उत्तर हो जाएगा 75% सोना होता है 18 कैरेट सोने में। व्याख्या देखो, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत निम्नलिखित तरीके से निकालते हैं। तो कैसे निकाला जाता है? 18/24 गुणा 100 लगाएंगे तो 75% आंसर आ जाएगा। तो 18 कैरेट सोने में 75% सोने का अंश पाया जाता है। नेक्स्ट, बॉक्साइट का अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क है? तो अभी पढ़ा था, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। यहाँ व्याख्या में देखते हैं, एक तरफ धातु दिए हुए हैं, एक तरफ मुख्य अयस्क उनके दिए गए हैं। एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है वो बॉक्साइट और डायस्पोर होता है। तांबा, इसका जो अयस्क होता है वो पाइराइट होता है। तांबा का अयस्क क्या होता है? पाइराइट होता है। लोहा का जो मुख्य जो अयस्क होता है वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। मैग्नीज का मुख्य अयस्क होता है पाइरोलुसाइट। मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या होता है? पाइरोलुसाइट। टिन का मुख्य अयस्क होता है टिन का जो होता है वो मुख्य अयस्क होता है कैसीटेराइट। टिन का मुख्य अयस्क क्या होगा? कैसीटेराइट। निकिल का हो जाएगा पेरलेडाइट। तो टिन का कैसीटेराइट, निकिल का हो जाएगा पेरलेडाइट, जिंक का हो जाएगा जिंक ब्लेड और केलामिन। जो जिंक है इसका अयस्क तो याद रह जाएगा, जिंक ब्लेंड और केलामिन। सीसा का होता है जो अयस्क वो गेलेना और जेमसोनाइट। सीसा जो होता है उसका अयस्क होता है गेलेना और जेमसोनाइट।
पारा का होता है सिनेबार, पारा का एसिड क्या होता है सिनेबार, और कैल्शियम का जो एसिड होता है वो होता है लाइम स्टोन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? तो सोना होता है, यानी गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा तन्य धातु होती है। व्याख्या में देखो, व्याख्या, तन्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें आसानी से किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है तथा उनके पतले तार भी खींचे जा सकते हैं। यथा सोना जो गोल्ड होता है, यानी कि जो सोना होता है उससे 2 किलोमीटर तक का लंबा तार खींचा जा सकता है, तो वो तन्य धातु होती है जिससे लंबा तार बनाया जा सकता है। सोना के बाद चांदी आएगा, फिर तांबा और फिर एल्यूमिनियम। तो सोना पहले नंबर पर तन्य धातु है, दूसरा चांदी है, तीसरा तांबा और चौथा एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Al2O3। निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार करेगा? वो Al2O3, Al2O3। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, कुछ धात्विक ऑक्साइड दोहरा व्यवहार करते हैं। वे अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड की विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को Am यानी कि Am पोट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका उदाहरण है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका उदाहरण है Al2O3, जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है, वो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान यानी सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उत्तर हो जाएगा पारा यानी मरकरी, जो कि कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी या पारा। व्याख्या, द्रव्य धातु मरकरी या पारा, इसका जो यानी कि Hg से इसको सिंबल Hg होता है, का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में सिंदूर बनाने में, पारा जो होता है मरकरी जो होता है उसका उपयोग किस में करते हैं? थर्मामीटर में, बैरोमीटर में, सिंदूर बनाने में और अम्लगम बनाने में होता है। यानी कि जो पारा होता है, मरकरी जो होता है, Hg जो धातु होता है, इसका उपयोग थर्मामीटर में, बैरोमीटर में, सिंदूर बनाने में, अम्लगम बनाने में होता है। पारे को सामान्यतः कीवक सिल्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीवक सिल्वर कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 80 तथा द्रव्यमान संख्या 200 है। यह चांदी जैसी सफ़ेद धातु है जो कक्षा ताप पर द्रव्य के रूप में पाई जाती है। मरकरी का प्रमुख एशक सिनवार होता है। सिनवार यानी HGS होता है। जो मरकरी पारा होता है उसका एशक क्या होता है? सिनवार होता है। तो सिनवार एशक किसका है? पारा का या मरकरी, एक ही बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन। हमें अधातु पूछा गया है। यदि धातु आता तो पारा या मरकरी कर देते, लेकिन अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है वो ब्रोमीन होता है। व्याख्या, ब्रोमीन ही केवल एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन Br से प्रदर्शित करते हैं। ब्रोमीन का उपयोग रंग उद्योग में और क्या है, टिंचर गैस बनाने में और प्रतिकारक के रूप में औषधि बनाने में इनमें किया जाता है। तो ब्रोमीन का उपयोग किन किन में करते हैं? रंग उद्योग में, टिंचर गैस बनाने में और प्रतिकारक के रूप में और औषधि बनाने के रूप में ब्रोमीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, अम्लगम मिश्र धातु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मरकरी।
अम्लगम मिश्र धातु कौन सी है? मरकरी या पारा। नेक्स्ट व्याख्या देख लेते हैं। पारद यानी मरकरी अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अम्लगम बनाती है। उदाहरणतः डेंटल अम्लगम यानी सिल्वर मरकरी अम्लगम, पोटेशियम अम्लगम, सोडियम अम्लगम, गोल्ड अम्लगम, एल्यूमीनियम अम्लगम इत्यादि। पारे का उपयोग अम्लगम थर्मामीटर सिंदूर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है? तो हेरोइन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? मॉर्फिन डाई एसीटेट। मॉर्फिन डाई एसीटेट हो जाएगा। हीरोइन का रासायनिक नाम पूछा है तो मॉर्फिन डाई एसीडेट। व्याख्या हीरोइन में मॉर्फिन भी होता है जो मेडिकल क्षेत्र में पेन किलर दवा के रूप में काम में लिया जाता है। अफीम और एसिटिक मिलाकर हेरोइन तैयार की जाती है, यानी अफीम और एसिटिक मिलाकर हेरोइन तैयार की जाती है। इसका केमिकल फॉर्मूला है डाई एसिटिल। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है? मॉर्फिन डाई एसिटेट। नेक्स्ट केलामीन किस धातु का आयस्क है? तो केलामीन जस्ता जो होता है उस धातु का जो आयस्क होता है वो केलामीन होता है। व्याख्या केलामीन इसका जो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ZnCO3 जस्ता, यानी जिंक का आयस्क है। केलामीन किसका आयस्क है? जिंक का, जस्ते का आयस्क है। और केलामीन को रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnCO3, जिसमें जस्ते की मात्रा 54% होती है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन में धातु होती है मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी होती है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन धातु होती है। व्याख्या हेम ग्रुप द्वारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन में ऑक्सीजन ले जाई जाती है। फिर से देखो व्याख्या, हेम ग्रुप द्वारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन में ऑक्सीजन ले जाई जाती है। यह हेम ग्रुप एक जटिल धातु है जिसके साथ आयरन एक केंद्रीय धातु एटम होता है जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को संयुक्त या मुक्त कर सकता है। नेक्स्ट निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? जस्ता, तांबा, लिथियम, चांदी। तो लिथियम इसका उत्तर हो जाएगा जो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। व्याख्या तांबा, जस्ता, चांदी की तुलना में लिथियम अधिक क्रियाशील धातु होती है। तो क्रियाशील धातु कौन कौन सी है? पोटेशियम, लिथियम और सोडियम, ये क्रियाशील धातु होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? ऑप्शन दे रखे हैं सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिल्वर। व्याख्या सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि सिल्वर, चांदी और जो सोना होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सीजियम। ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सीजियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। व्याख्या मैग्नीशियम शीतल जल यानी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। लोहा Fe, एल्यूमिनियम Ai,
Al और जस्ता Zn जैसी धातुएं ठंडे और गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करती है, जबकि भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है एवं तैरना प्रारंभ कर देती है? कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम। तो जो मैग्नीशियम है यह ठंडे पानी से यानी कि अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है और फिर तैरना प्रारंभ कर देती है। व्याख्या, मैग्नीशियम यानी Mg के उपयोग किस किस में होता है? धातु मिश्रण बनाने में, फ्लैश बल्ब बनाने में और थर्माइट वेल्डिंग बनाने में मैग्नीशियम का उपयोग होता है। किस किस में? धातु मिश्रण बनाने में, फ्लैश बल्ब बनाने में, थर्माइट वेल्डिंग बनाने में मैग्नीशियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है? तो याद रखना है पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, तीन धातु ऐसी होती हैं जो चाकू से काटी जा सकती है। कौन कौन सी? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। व्याख्या, जिन धातुओं को स्टील के चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वे कौन कौन सी हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि प्रमुख रूप से गिनी जा सकती हैं, इनको काटा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोरान। ऑप्शन दे रखे हैं ऑर्गन, कार्बन, जिनोन, बोरान। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोरान। क्वेश्चन को फिर से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन, बोरोन। नेक्स्ट, व्याख्या देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो धातु व अधातु दोनों की तरह कार्य करते हैं उन्हें उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। इनकी संख्या निम्न है। कौन कौन सी? बोरोन जो कि धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करते हैं, वो कौन कौन से हैं? बोरोन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलेरियम और पोलोनियम। ये जो धातु होती हैं ये धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करती हैं। कौन कौन सी? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरेलियम और पोलोनियम। नेक्स्ट, चूहों के विष का रासायनिक नाम है। चूहों को मारने का जो जहर होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? जिंक फोस्फाइट। जिंक फोस्फाइट यानी चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फोस्फाइट। याद रखना है, जिंक फोस्फाइट। व्याख्या, चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फोस्फाइट है। इसे चूहों के खाद्य पदार्थ में मिलाकर देने से इसमें उपस्थित फोस्फाइट चूहों के पाचन तंत्र में उपस्थित अम्ल से क्रिया करके जहरीली फोस्फिन गैस उत्पन्न करती है, जिससे चूहे की मौत हो जाती है। नेक्स्ट, फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राई पायस इमल्सन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हेलाइट का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस इमल्सन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हेलाइड का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइट। सिल्वर ब्रोमाइट। व्याख्या, फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही पायस इमल्सन तैयार करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हाइपो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन में विलय होती है, जिससे फिल्म पारदर्शी हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है?
निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? आर्सेनिक। कौन सी धातु है? आर्सेनिक, जो कि पानी को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है। व्याख्या। यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर पाया जाता है। जल के अत्यधिक प्रदूषण के लिए आर्सेनिक ही उत्तरदायी है। तो आर्सेनिक जो होती है धातु, वो जल को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है। नेक्स्ट, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो Ti धातु का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या। टाइटेनियम धातु अधिक मजबूत, उच्च गलनांक, संसारक। जो टाइटेनियम जो धातु होती है वो अधिक मजबूत होती है, उच्च गलनांक, समसारणक, प्रतिरोधक एवं इसका घनत्व कम होने के कारण अंतरिक्ष यान के निर्माण में प्रयोग की जाती है। तो Ti जो धातु है वो अंतरिक्ष यान में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन। तो सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन। व्याख्या। फ्रेडरिक मोह ने पदार्थों की कठोरता निर्धारित करने के लिए एक पैमाना बनाया। किसने? फ्रेडरिक मोह ने पदार्थ की कठोरता निर्धारित करने के लिए एक पैमाना बनाया, जिसे मोह स्केल कहते हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्प में टंगस्टन की कठोरता सर्वाधिक है। कठोरता की अपन बात करें तो देखो, सोना होता है ये मुलायम धातु होती है, ज़्यादा कठोर नहीं होता, तो ये 2.5 से 3 यानी कि 3 तक कठोर होता है। लोहा 4 और प्लेटिनम 4 से 4.5, टंगस्टन 7.5 से 8 तक और हीरा सर्वाधिक कठोर होता है जो कार्बन का अपरूप होता है, ये 10% कठोर होता है। टंगस्टन 7.5 से 8, फिर प्लेटिनियम आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉपर यानी तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Cu। तांबा जो होता है उसको Cu से प्रदर्शित करते हैं। व्याख्या। यदि कॉपर Cu को कुछ समय तक नम हवा में छोड़ दे तो उसके ऊपरी परत के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उस पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है। सामान्यतः हरे रंग का पदार्थ यानी CuOH2 और CuCO3 के 1:1 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो सभी को याद है, एंथ्रासाइट। व्याख्या। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव एवं ताप के कारण सबसे पहले पिट कोयले यानी 40% से कम कार्बन का निर्माण होता है। उसके उपरांत लिग्नाइट कोयला जिसमें 40 से 55% तक कार्बन होता है, फिर बिटुमिनस जिसमें 55 से 80% तक कार्बन की मात्रा होती है, और सर्वोत्तम कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95 तक होती है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्र के पानी से जो धातु निकाली जाती है वो मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। व्याख्या। मैग्नीशियम को डो विधि, किस विधि द्वारा? डो विधि द्वारा समुद्र के लवण यानी MgCl2 6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन यानी 95% मैग्नीशियम, 5% जिंक, मैग्नीशियम और जिंक बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट, वैसे भाई विज्ञान बहुत कम आती है और ये जो सॉल्यूशन है ये यानी कि जो दिशा 2020 की बुक में दिया हुआ है उसमें से है, क्योंकि मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ तो विज्ञान वैसे बहुत कम आती है। नेक्स्ट, निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सीसा। तो सर्वाधिक विद्युत की जो चालक होती है वो चांदी होती है। व्याख्या।
मुद्रा धातुओं की विद्युत चालकता धातुओं में सबसे उच्च होती है। सिल्वर चांदी की विद्युता यानी विद्युत चालकता और उष्णता चालकता तत्वों में सबसे उच्च है। विद्युत चालकता का क्रम इस प्रकार है, किस प्रकार? चांदी सर्वाधिक विद्युत की सुचालक है, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम और फिर इस्पात। यानी सर्वप्रथम चांदी जो विद्युत की सर्वाधिक सुचालक है, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम और फिर इस्पात। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? पारा, सीसा, लोहा, आर्सेनिक। तो सीसा, सीसा के कारण उसमें जहर फैल जाता है। व्याख्या, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो सीसा की उपस्थिति के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? शीशे की उपस्थिति के कारण जहर फैल जाता है। नेक्स्ट, कौन सी लौह अयस्क की किस्म है? गैलेना, बिटुमिनस, हेमेटाइट, एंथ्रासाइट। तो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट तो कोयला होता है, गैलेना सीसा होता है, उसका अयस्क होता है, तो हेमेटाइट है, यह है लोहे का अयस्क है। तो ऑप्शन सी राइट। व्याख्या, लोह अयस्कों में लोहा प्रतिशत हेमेटाइट में सर्वाधिक होता है 70%, फिर मैग्नेटाइट में 72%, सर्वाधिक 72% इसमें होता है भाई मैग्नेटाइट में, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट जिसमें 50 से 66% और सिडेराइट इसमें होता है 48%। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? तो मैग्नीशियम जो होता है वो सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, Mg। व्याख्या, क्रियाशीलता के आधार पर धातु का क्रम अधिकता से कम की ओर। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम को K से प्रदर्शित करते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। फिर सोडियम दूसरे नंबर पर, सोडियम Na, फिर कैल्शियम Ca, फिर मैग्नीशियम चौथे नंबर पे आएगी जो यानी कि क्रियाशील धातु है। सर्वाधिक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम पाँचवें नंबर पर आती है। जिंक, आयरन, लेड, लेड Pb, हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं। कॉपर Cu, मरकरी, मरकरी जो होता है पारा उसको Hg, और सिल्वर को Ag, और गोल्ड को Au। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु पूछी जाए तो वो सोना होता है, Au होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, धातुओं को उसकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि घटते हुए क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। जस्ता, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम और सीसा जिसे लेड कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले पोटेशियम, यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है पोटेशियम है, फिर कैल्शियम आ जाएगा दूसरे नंबर पर, और फिर जस्ता तीसरे नंबर पर, और फिर आएगा तुम्हारा सीसा, और अंत में आ जाएगा कॉपर यानी तांबा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? धातुओं की उसकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित, यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे कम क्रिया यानी कि सबसे ज़्यादा से कम क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर उसके बाद में कैल्शियम, फिर उसके बाद में जस्ता, और जस्ता के बाद में यानी कि सीसा, सीसा के बाद में कॉपर। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 ppm। 3 ppm। पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता कितनी होती है? 3 ppm होती है भाई। व्याख्या, पीने के पानी में निर्धारित तांबे की अधिकतम सांद्रता 3 ppm होती है। इस संगनता से ऊपर पानी विषैला हो जाता है, यानी जहरीला हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है?
Al, Be, ग्रे, ग्रेसन और Mo। तो इसका उत्तर हो जाएगा Greyson, ग्रेसन। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो ग्रेसन। नेक्स्ट, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा Ag2S। Ag2S। व्याख्या, जब चांदी के वस्तुओं को हवा के साथ खुले या सीधे संपर्क में रखा जाता है तो वस्तुओं की सतह पर सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2S की एक परत जम जाती है। यानी सिल्वर ऑक्साइड की एक परत है वो जम जाती है, Ag2S की एक परत बन जाती है। नेक्स्ट, किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? Cu, Ag, Au, Al। तो इसका उत्तर हो जाएगा Al। किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? Al। व्याख्या, Al धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। एल्यूमीनियम को पिघला हुआ क्रायोलाइट के साथ मिश्रित एल्यूमिना के विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को हूप की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, ताम्र समदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा रांगे की यानी टिन की परत चढ़ाई जाती है। ताम्र समदूषण से बचने के लिए पीतल के जो बर्तन होते हैं उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? रांगे की या टिन की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, व्याख्या देख लेते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा एवं जिंक धातुओं के मिश्रण से बनाई जाती है। पीतल यानी कि एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता यानी जिंक से मिलकर बनती है। पीतल में 70% तांबा, 30% जिंक उपस्थित होता है। पीतल के बर्तनों को समदूषण यानी कंटेमिनेशन से बचाने के लिए उन पर टिन धातु की परत चढ़ाई जाती है। टिन एक रासायनिक तत्व है जिसे यानी रांगा व वंक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है तो पीतल जो मिश्र धातु है वो तांबा और जस्ते से मिलकर बनती है यानी कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? प्लेटिनम, चांदी, सोना, लोहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? तो वो हो जाएगा लोहा। व्याख्या, उपर्युक्त धातुओं में अधिक से कम क्रियाशील धातुक्रम पहले लोहा जो कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील, फिर तांबा, फिर चांदी, फिर सोना, फिर प्लेटिनम। लोहा, तांबा, चांदी, सोना और प्लेटिनम। नेक्स्ट, कौन सी अधातु जो चमकीली होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है तो ये होती है आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। नेक्स्ट, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। अमोनिया, व्याख्या देखते हैं। अमोनिया NH3 एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व 8.5 है। यह जल में अति विलेय है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की है? तो उत्तर हो जाएगा एल्यूमीनियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की है? तो एल्यूमीनियम। व्याख्या, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार
दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एल्यूमीनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत से पाई जाती है? यूरेनियम, थोरियम, कैडमियम और बेरिलियम। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो हो जाएगी कौन सी? थोरियम। व्याख्या, थोरियम एक रेडियो सक्रिय धातु या आणविक खनिज है। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थोरियम धातु भारत में बहुतायत में पाई जाती है। थोरियम का निष्कर्षण मुख्यतः मोनाजाइट एशक से किया जाता है। थोरियम भूरे रंग की धातु है। भारत में लगभग 4.5 लाख टन थोरियम के भंडार हैं और थोरियम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि में पाया जाता है। भारत के दक्षिण व पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट रेत के रूप में थोरियम के प्रचुर भंडार हैं। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, कार्बनिक रासायन में उत्प्रेरक रूप में आदि में किया जाता है। थोरियम की खोज 1828 ईस्वी में स्वीडिश रसायन शास्त्री जॉन्स जेकब बर्जीलियस ने की थी। किसने की थी? थोरियम की खोज 1828 में स्वीडिश के रसायन शास्त्री थे जॉन्स जेकब बर्जीलियस। जॉन जेकब बर्जीलियस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम बहुतायत से मिलती है? Cu, Fe, Al, Ti। तो यानी कि एल्यूमीनियम है वो सर्वाधिक मिलने वाली धातु है। व्याख्या, पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्यूमीनियम धातु मिलती है। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में एल्यूमीनियम का कुल भार 8.13% है। नेक्स्ट, धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है। तो Fe जो धातु होती है उसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है। व्याख्या, हीमोग्लोबिन में आयरन Fe यानी लोहा धातु पाई जाती है। खून के लाल रंग के लिए भी हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले आयरन के कारण ही इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट, सामान्यतः अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती हैं। दिए गए निम्न में से कौन से विकल्प में विद्युत का सुचालक यानी कि ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? तो वो ग्रेफाइट है। बाकी सभी अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं यानी सुचालक नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का एक उपयोग बहुरूप है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बनाने के प्रयोग में लिए जाते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु में चौथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित हो सकता है। इसलिए ग्रेफाइट ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट एकमात्र धातु है जो अपनी ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? लोहा, सोना, जिंक, कार्बन। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? तो कार्बन। व्याख्या, प्रमुखतः अधातुएं कौन कौन सी हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम और फास्फोरस, ये अधातु होती हैं। नेक्स्ट, कौन सा अधातु खनिज है? बॉक्साइट, जिप्सम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। कौन सा अधातु खनिज है? तो जिप्सम है, ये अधातु खनिज है। नेक्स्ट, आमतौर पर पानी
कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर पानी कीटाणु रहित यानी कीटाणुओं को मारने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो पानी में क्लोरीन का उपयोग करते हैं। व्याख्या देख लो। जल रहित रोगों की मुख्य वजह उसमें पाए जाने वाले कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है। इसको नष्ट करने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट, अधातुओं के लिए सत्य है, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसमें चादर व तार इसमें इनसे चादर व तार बनाए जा सकते हैं। अधातुओं के लिए सत्य बताना है तो इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो यही अपना सही हो जाएगा। अधातुओं से चादर और तार नहीं बनाए जाते। व्याख्या, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होती हैं क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती हैं। अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय या उदासीन होती हैं। अधातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती हैं। यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती हैं। सल्फर गंधक अधातु है। नेक्स्ट, अधातुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अधातुएं होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी धन विद्युती, इलेक्ट्रोबॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोनरागी और इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ऋण विद्युती। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है यानी ऋण विद्युती होती हैं। नेक्स्ट, अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। अधातु का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। नहीं होती, यानी कि अधातु होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। तो उत्तर सेकंड अपना राइट हो जाएगा। अधातुओं का उपयोग पटाखों में किया जाता है, ये सत्य है। अधातुओं का उपयोग उर्वरक में किया जाता है, ये भी सत्य है। अधातुओं के संदर्भ में गलत पूछा गया है तो अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये गलत है। नेक्स्ट, अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य यानी सही नहीं है कथन का चयन करना है। अधातुएं द्रव्य के तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अधातु होती है वो द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती हैं। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है। ब्रोमीन एक द्रव्य अधातु है। आयोडीन एक चमकीली अधातु है, तो ये भी सत्य है। अधातुएं होती हैं ये द्रव्य के तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ये भी सत्य है। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती हैं, नहीं होती, तो ये कथन गलत है। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु नहीं होता, हीरा होता है, तो ये भी गलत है। ब्रोमीन एक द्रव्य अधातु है, तो ये भी सत्य है। हमें गलत पूछा गया है तो हीरे को छोड़कर सभी अधातु तन्य होते हैं, तो ये गलत है। ग्रेफाइट सबसे कठोर धातु है, तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा सीसा एवं टिन। किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो सीसा और टिन। व्याख्या, बिजली के तारों की वेल्डिंग सोल्डर से की जाती है जिसमें टिन एवं शीशे का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती हैं? तो कौन सी वस्तुएं हैं जो जल पर तैरती हैं? हवा में भरा गुब्बारा बिल्कुल जल पर तैरेगा। सोडियम है, ये भी जल पर तैरता है। पोटेशियम है, ये भी जल में तैरता है, लेकिन सोने की अंगूठी नहीं तैरती। तो ए बी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखो भाई,
लोहा, निकेल तथा क्रोमियम का मिश्रण कहलाता है। लोहा, निकेल और क्रोमियम का जो मिश्र होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्टेनलेस स्टील कहलाता है भाई। लोहा, निकेल और क्रोमियम का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है। अब अपन देखेंगे कि कौन सी धातु किन किन पदार्थों से मिलकर के बनी है। एक तरफ मिश्र धातु है, दूसरी तरफ यानी कि उनके घटक दे रखे हैं। तो पहले अपन देखें तो स्टील किनसे मिलकर बनती है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन तथा निकिल से मिलकर के स्टील तैयार किया जाता है। लोहा, क्रोमियम और कार्बन से मिलकर स्टील बनता है। पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता मिलकर के पीतल का निर्माण करते हैं। तांबा और जस्ता जब मिलाया जाता है तो पीतल बनता है। कांसा, कांसा तांबा और टिन से मिलकर बनता है। कांसा तांबा और टिन से मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर तांबा, निकिल और जिंक से मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर तांबा, निकिल और जिंक से मिलकर बनता है। सोना रोल्ड गोल्ड किससे बनता है? तांबा और एल्यूमिनियम। और फ्यूज तार जो बनता है वो बनता है सीसा और टिन से। और नाइक्रोम ये बनता है निकिल और क्रोमियम से। और टांका यानी सोल्डर ये बनता है सीसा और टिन से। एल निनो बनता है निकिल और एल्यूमिनियम और कोबाल्ट से। और ड्यूरेलियम ये बनता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तांबा और मैग्नीज से। मुद्रा धातु बनती है तांबा, टिन और फास्फोरस से। गन मेटल बनती है तांबा, टिन और जस्ता से। गन मेटल किससे बनती है? तांबा, टिन और जस्ता से। मूंज मेटल बनती है तांबा और जिंक से। रोज मेटल बनती है बेरियम, लोहा और टिन से। अगला क्वेश्चन देखो। अब इनसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं वो देखते हैं। मिलान करना भाई। मिश्र धातु है, संगठन का मिलान कीजिए। यानी कांसा किससे मिलकर के बना होता है? तो कांसा जो मिलकर बना होता है वो तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। फिर पूछा गया है कि पीतल किससे मिलकर बनता है? तो पीतल मिलकर बनता है तांबा और जिंक से। पीतल तांबा और जस्ता जो होता है उससे मिलकर बनता है। कांसा तांबा और टिन से मिलकर बनता है। और जर्मन सिल्वर है ये बनता है तांबा, जिंक यानी जस्ता और निकिल से। जर्मन सिल्वर तांबा, जिंक और निकिल से मिलकर बनता है। और मुद्रण टाइप धातु है ये सीसा, एंटीमनी और टिन से मिलकर बनता है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु का एक गुण नहीं है। धातुएं ध्वनिक होती हैं यानी कि ध्वनिक होती हैं। बिल्कुल होती हैं, धातु ध्वनि करती हैं। अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। यानी लेड जो होता है उसको छोड़ करके यानी सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ये भी सत्य है। और सभी धातुएं ध्वनि करती हैं, ये भी सत्य है। अधिकांश धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, तो ये भी सत्य है। लेकिन अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं, यह ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, धातुओं में चमक होती है तथा ये आघात वर्धनीय है। धातुएं तन्य तथा ध्वनिक एवं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुल धातु जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु अम्लों से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। कुछ धातु क्षारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट, वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? ध्वनिक कहलाते हैं। आघात वर्धनीय दे रखा है, तन्ने, चमकीले। तो वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ध्वनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है? धुति यानी चमकहीन, जबकि धातु चमकीला होता है, तो यही नहीं है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा।
ध्वनिक होते हैं, धातु ध्वनि करता है। आघातवर्धनीय होते हैं, यानी पीटने पर चादर की तरह फैल जाते हैं। तन्यता धातु में पाई जाती है, जैसे सोने के तार को लंबा खींचा जाता है। आघातवर्धनीय का मतलब होता है चोट मारने पर यानी कि चादर की तरह फैल जाती है धातु। जैसे लोहा है, सोना है, उसको चोट मारेंगे तो वो चादर की तरह फैल जाएगी। ध्वनिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, लेकिन धातु चमकीली होती है। चमकीन यानी कि इसमें देर का धुतिहीन यानी चमकहीन नहीं होती, जबकि चमकीली होती है। नेक्स्ट, कुछ धातुएं जल में डूब जाती है क्योंकि उनका घनत्व जल से अधिक होता है, इसलिए वो जल में डूब जाती हैं। व्याख्या, जब किसी धातु को पानी में डुबोया जाता है तब उसके द्वारा विस्थापित द्रव्य पानी का भार धातु के भार से कम होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट, एनोडीकरण है। तो एनोडीकरण क्या है? धातु सतह को पेंट करना, धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना, धातु सतह पर जिंक की परत निक्षेपित करना, धातु परत पर तेल लगाना। एनोडीकरण क्या होता है? धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना ही एनोडीकरण कहलाता है। अभी मिलान करना है, तो इसमें अपन देखते हैं सूची 1 को 2 में मिलान कीजिए। सूची 1 को 2 में मिलान करना है। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना होता है? तो ये मिश्र धातु होती है भाई। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है। जो सोना होता है सवर्ण, ये एक यानी कि जो सवर्ण होता है ये अकीरीय धातु होता है। सोना अकीरीय धातु है। सल्फर क्या है? सल्फर एक अधातु है, जबकि मैग्नीशियम एक धातु होती है। फिर से मिलान करना है, धातु विशेषताओं को सुमेलित कीजिए। पारा, पारा जो होता है वो यानी कि अकेला धातु जो सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अकेला धातु ऐसा होता है पारा जो सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। दूसरा देखो आयोडीन। आयोडीन एक अधातु होती है, लेकिन ये चमकदार होती है। हीरा, हीरा क्या होता है? कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ जो यानी कि एवं अधातु है और कठोर होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट,